नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आज मेरे साथ वो गेस्ट हैं जिसके बारे में लगातार हमारी यूट्यूब फीड पे आता रहा कि संजय दीक्षित जी को बुलाइए, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। तो हाजिर है हमारे साथ संजय दीक्षित जी, जो कि जयपुर डायलॉग्स के चेयरमैन हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप में से अधिकतर लोग देखते होंगे, क्योंकि हम लोग एक शेयर्ड आइडियोलॉजी से आते हैं। सर ने 3 किताबें लिखी हैं और जिसमें से जो तीसरी है अभी लेटेस्ट, वो किताब मेरे हाथ में है, अनब्रेकिंग इंडिया करके, जो 370 जो एब्रोगेशन हुआ और सीए के ऊपर है। इस किताब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो विषय वस्तु आज हम टच करने जा रहे हैं, सर ने इस किताब में उसकी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ लिखा है और कश्मीर में वो कैसे है वो सब है। तो सर, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, और जुड़ने के लिए आभार हमसे। नमस्ते। डू पॉलिटिक्स के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन हाँ और सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया। और निश्चित रूप से जो आपका ये विषय है प्रासंगिक है, और न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सर, शुरू करेंगे थोड़ा सा। बंगाल में जो चल रहा है उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, और जो चल रहा है उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल। इसका नेचर भले ही एक एक आउटफिट जो है वो पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन जो गुंडे हैं, जो तत्व हैं, और जो जिस तरह के काम कर रहे हैं, उसके पीछे पूरा का पूरा वही जिहादी कट्टरपंथी और यही सोच दिखती है। क्योंकि भाजपा में ही सिर्फ भाजपा के ही कार्यकर्ताओं या संघ के ही कार्यकर्ताओं पे अटैक नहीं हुआ है, बल्कि टीएमसी के जो हिंदू काडर थे, टीएमसी के जो हिंदू नेता है, उनके भी दुकानों को जलाया गया है। तो पहला सवाल तो ये है सर कि क्या मेरी ये जो एनालिसिस है, जो मैं सोच रहा हूँ, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा ही हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये विशुद्ध पॉलिटिकल वायलेंस है, जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उसमें से एक ने पावर ग्रैब किया तो वो एग्जर्ट कर रहा है उसको? देखिए, मैंने एक इस पे एपिसोड किया था जिसपे मैंने इस पूरे घटनाक्रम को डायरेक्ट एक्शन डे नंबर 2 की संज्ञा दी थी। और डायरेक्ट एक्शन डे नंबर 2 की संज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि जो भी नैरेटिव है इसमें, जो पात्र हैं वो बदले हुए से हैं। हुसैन शहीद सुहरावर्दी के स्थान पर ममता बनर्जी दिख रही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त सब कुछ जो है वो लगभग उसी प्रकार से योजनाबद्ध है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो नारे हैं वो भी लगभग उसी प्रकार से हैं। बस जो एक इसमें चीज़ मिसिंग है वो ये है कि प्रतिरोध नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे जो 1.0 था, उसमें पहले 2 दिन जब भयंकर कत्लेआम हो चुका था, उसके बाद फिर हिंदुओं ने, और उसके साथ में उनके साथ और भी थे, सिख थे और साथ में जुड़े गोपाल पाठा थे, गोपाल चंद्र बंदोपाध्याय, और उन्होंने जो प्रतिरोध उस समय किया, वो प्रतिरोध जो था इस हिंसा से भी भयंकर था, जिसके कारण वो हिंसा रुकी। क्योंकि यदि हम जिहादी हिंसा का पूरा चरित्र देख लें इतिहास में, न केवल भारत में बल्कि कहीं भी, तो ये हिंसा तभी रुकती है जब प्रतिहिंसा इनकी हिंसा से अधिक घातक हो। पंजाब में 1947 में ये हुआ था कि पंजाब में जब अचानक पश्चिमी पंजाब में दंगे शुरू हुए और लाशों से भर भर के ट्रेनें आने लगी, अंग्रेजी सरकार कुछ नहीं कर पाई क्योंकि जो पंजाब था उस समय वो एक तरह से डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार के रूल में था। अगर उसके इतिहास लें तो वो पहले वहाँ पे 1946 में यूनियनिस्ट यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, और फिर मार्च 1947 में वो गिरा दी गई थी, और वो भी दंगाइयों द्वारा। यानी कि मुस्लिम लीग के पास एक मिलिशिया हुआ करता था, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स, उसके कारनामों के चलते वो सरकार गिर गई थी। और फिर जब हिंदुओं ने अमृतसर इत्यादि में वहाँ पे जुलूस निकाले कि ये मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बननी चाहिए, तो उन पर हमले हुए। जिस तरह से हमले आप देख रहे हैं, हमले हुए। अमृतसर का भयंकर दंगा हुआ जो 7-8
7-8 तो मार्च से लेकर अगस्त तक आप लगा लीजिए लगभग 5 महीने चला। और मैंने अपने ब्लॉग में, जो मेरा ब्लॉग मीडियम ब्लॉग है, उसमें मैंने अमृतसर दंगों के बारे में लिखा है। और मैंने उसकी चर्चा तब की थी जब दिल्ली के दंगे हुए थे, और मैंने ये दिखाया था कि जो दिल्ली के दंगों का पूरा प्रायोजन है वो उन 1947 के अमृतसर के दंगों से बहुत मिलता जुलता है। लोग भूल गए अमृतसर के दंगे को। दिल्ली डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता का भी लोगों को याद है। और उस समय हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने कहा था, जब ये सब हो चुका था और बाद में उससे बात हुई थी और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही थी, तब हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने कहा था, और मुझे ये लगता है कि ये हमें बार बार कहनी चाहिए, मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये बात ये थी, हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने कहा था कि पाकिस्तान हमारी अंतिम मांग नहीं है, ये तो हमारी लेटेस्ट मांग है। तो यदि हम जिहाद की प्रकृति समझेंगे और जो जिहाद की विचारधारा है और उसके पीछे जो कुछ है, जो किताब है और जो किताब के साथ की और किताबें हैं, उन सब में यही लिखा हुआ है। इस समय मैं एक बड़ा काम कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि भारत में 300 साल पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ। 300 साल पहले नहीं हुआ तो कम से कम स्वतंत्रता के बाद तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि भारत के जो सुन्नी मुसलमान हैं उनकी जो देवतुल्य पुस्तक है वो कुरान समझते नहीं। देखिए वो अरबी में है वो, और जो आलिम हैं, आलिम उलमा, वो चाहते भी नहीं कि उसको वो समझे। तो वो कुरान जो है वो उनको रटाई जाती है। सिर्फ आपको सिर्फ हिल हिल के उसे रटना होता है, उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना होता। समझना तो एक तरह से चाहते भी नहीं आप समझे, और आप समझते भी हैं तो उसको डिस्करेज किया जाता है। हदीस जो है वो बड़ी तफसील से पढ़ाई जाती है, विस्तार से, और उसमें क्योंकि सही मायने में पूछिए तो ये जितनी भी ये आप देखते हैं हिंसा और इत्यादि सारी चीज़ें जो है वो हदीसों से ही आती। तो इनके पूरे निरूपण के लिए औरंगजेब ने एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लोग कहते हैं ना कि साहब की मुगलों ने बहुत सारे उपकार किए हैं भारत के ऊपर, उनके बहुत सारे ताजमहल बनवा दिया। तो उसमें से मकबरे और फतावा आलमगीरी, ये दो हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी आप ढूंढने चलेंगे कि कोई सड़क बनवा दी हो, कोई नहरें बनवा दी हो, या कोई विश्वविद्यालय बनवा दिए हो, या कुछ ऐसा कोई बड़ा काम जिसको आजकल हम मानते हैं कि इसको विकास कहते हैं, ऐसा कुछ किया तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो फतावा आलमगीरी है, हम उसका अनुवाद करवा रहे हैं। अच्छा। औरंगजेब 1707 में मर गया था, हम 2021 में हैं। इसका न तो अंग्रेजी में न हिंदी में अनुवाद उपलब्ध है। सिर्फ एक किताब है इसकी, किताबुल ज़कात, जो पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 1/21वां भाग है, वो सिर्फ अंग्रेजी में मिल जाती है उसका। और बाकी जब अंग्रेज़ों ने इसको मान्यता दी कि ये मोहम्मडन लॉ है, और आज भी मोहम्मडन लॉ पढ़ाया जाता है, हर लॉ कोर्स में मोहम्मडन लॉ पढ़ाया जाता है, तो वो सारा का सारा यहीं से निकला हुआ है। अंग्रेज़ जो थे वो क्या करते थे कि वो मौलवियों को साथ में रखते थे, जो पढ़ पढ़ के उनको बताते थे कि साहब इसके हिसाब से ये होगा, इसके हिसाब से ये होगा, तब वो जजमेंट दिया करते थे। ट्रांसलेशन उन्होंने भी नहीं किया, इस वजह से भी नहीं किया क्योंकि उनको भी ऐसा डिस्करेज किया गया मुस्लिम समाज द्वारा। वो नहीं चाहते थे कि इसका ट्रांसलेशन हो। क्यों नहीं चाहते थे? कारण स्पष्ट है, क्योंकि ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो सब उस किताब में लिखे हुए हैं। और बाद में फिर जब ये बरेलवी सेक्ट आया 1904 में, हमारे अहमद रज़ा बरेलवी साहब आए, तो फिर उन्होंने फतावा रज़विया लिखी, उन्होंने और भी तफसील से लिखा। उन्होंने नफ़रत के अहकामात भी लिखे। अहकामात का मतलब होता है कमांडमेंट्स, तो उन्होंने कमांडमेंट्स ऑफ हेट्रेड लिखे। कमांडमेंट ऑफ हेट्रेड्स में ये सारी चीज़ें शामिल की। कैसे घृणा की जानी चाहिए, कैसे घृणा की जानी चाहिए, क्यों नहीं, कैसे की जानी चाहिए, वो पूरा का पूरा लिखा। क्यों, तो ये सेल्फ एविडेंट है, मतलब वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वो स्वयं प्रत्यक्ष है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। किताबों में लिखा हुआ, बड़ी किताब में लिखा हुआ है, उसके बाद की छोटी किताबों में लिखा हुआ है। तो इसके पीछे जाके हमने देखना चाहा नहीं। और ये मैं यहाँ पर एक बार रुकूंगा, क्योंकि फिर मैं इसको
विस्तार से बताऊंगा कि मैंने इसमें किताब में, मेरी पुस्तक में क्या लिखा है इसके बारे में। सर, इसी पे अब एक जो बहुत ही नेचुरल प्रश्न था, और मुझे लगता है कि आपने अपने चैनल पे भी अलग अलग लगातार जो बंगाल चुनाव के दौरान भी आपने काफी कुछ चर्चा की है जयपुर डायलॉग्स पे। मैं देखता रहता हूँ उसको। कई गेस्ट आए जो बंगाल से भी जुड़ते रहे थे, और उन्होंने भी फिर ये सारी बातें बताई थी। और अभी जो ये वायलेंस हुआ है 2 मई के बाद 3-4 दिनों में, और शायद अभी भी छिटपुट, और छिटपुट में इनफैक्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी की जान उसी छिट और पुट में, एक छिट में मर जा रहा है, एक पुट में मर जा रहा है, तो वो छिटपुट तो किसी भी हिसाब से है नहीं। आदिवासियों के गांव जला दिए गए, मतलब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की मतलब पराकाष्ठा एक तरह से कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी पावर में आई है, और उसके बाद इस तरह से होता है। तो संविधान, आप एक आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, और आपने सत्ता कैसे चलती है पॉलिटिकली भी करीबी से देखा है, और आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपको जो है वो एस्पेक्ट भी पता होगा कि कर्टन के पीछे से किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, या नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, क्योंकि सलाहकार समितियों में ये सब में आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं। मेरा प्रश्न, और भारत के कई लोगों का प्रश्न ये है, और ट्रेंड भी चल रहा था राष्ट्रपति शासन का, तो मैं डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछूंगा क्या ये लगना चाहिए कि नहीं, मैं आपसे एक बड़ा सवाल थोड़ा सा वाइड पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार के पास ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या विकल्प होते हैं, कि वो क्या क्या कर सकती है। देखिए, भारत सरकार के पास सारी शक्तियां उपलब्ध हैं कि वो जो कानून के मुताबिक, विधि के अनुसार जो भी उचित हो वो करवा सके। तो ऐसा क्यों है, मैं थोड़ा सा संविधान की ही विश्लेषण कर लेता हूं इसमें। वो ये है कि एक धारा 365 है, हम 355 जानते हैं, हम 356 जानते हैं, लेकिन हम धारा 365 नहीं जानते। तो वो धारा 365 क्या कहती है? धारा 365 कहती है कि यदि केंद्र सरकार कोई भी विधि सम्मत निर्देश देती है और उस निर्देश का पालन नहीं होता, या उस निर्देश को पालन करने का प्रयास नहीं किया जाता, तो यह माना जाएगा कि उस प्रदेश की संविधान सम्मत संचालन उस प्रदेश का वो नहीं हो रहा है। निर्देश देने की शक्तियां कहाँ से आती हैं? संविधान की धारा 256, यानी जो आपके 248-49 से लेके 254, 55, 56 तक जो फेडरल स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंतर्गत जो धारा 256 है उसमें ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार को कोई भी विधि सम्मत निर्देश देने का अधिकार होगा राज्य को। और धारा 365 कहती है कि यदि उस निर्देश को नहीं माना जाता है तो यह माना जाएगा कि उस राज्य का संविधान सम्मत संचालन नहीं हो रहा है, और राज्य का संविधान सम्मत संचालन नहीं हो रहा है, यदि यह मान लिया गया तो इसका मतलब होता है धारा 356। इसी के साथ धारा 355 है जो केंद्र के ऊपर यह दायित्व डालती है कि वो किसी भी प्रदेश को बाहरी खतरे से और अंदरूनी डिस्टर्बेंस से, इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं लिखते लिखते हार गया कि धारा 355 में आप और कुछ मत कीजिए, आपको काटने में डर लगता है तो कम से कम फुफकारिए तो सही, कम से कम निर्देश तो जारी कर दीजिए। निर्देश तो इसमें भी जारी किए जा सकते थे। बीएसएफ के ऊपर आक्रमण किया गया, गायों की खुली तस्करी 2 तारीख के बाद से आरंभ कर दी गई। आपके बॉर्डर का अतिक्रमण हो रहा है, भारतीय सार्वभौमिकता का अतिक्रमण है। यदि भारत की सीमा का अतिक्रमण हो रहा है, तस्कर सीधे सीधे न केवल अतिक्रमण कर रहे हैं, बीएसएफ के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आपके पास इतने सारे बिंदु हैं जिसमें आप चाहते तो, मेरा तो
काफी ऊंचे स्तर पर चर्चा भी हुई और मैंने उनसे कहा कि आप शपथ ग्रहण रोक दीजिए और यह अंतरिम सरकार है, इस अंतरिम सरकार को निर्देश दीजिए कि इस स्थिति को नियंत्रण में करें और विशेषकर से सीमाओं का जो एक सीमाओं की पवित्रता है उसको निश्चित करें, क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी। जो विधानसभा की जो आयु थी, टेन्योर थी, वो अगले 15 दिन और थी और वैसे भी उनको आप निर्देश देते, यदि वो असफल होते तो आप प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते कि 3 महीने तक के लिए प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है और जब हम ये कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो नियंत्रण में ले आएंगे उसके बाद ही हम जो नई सरकार चुनी गई है, नई सरकार को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, जो नई सरकार चुनी गई उसको शपथ तभी दिलाई जाएगी जब यह स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। क्योंकि ये तो सबको स्पष्ट है। फिर आप क्या डरते रहते हैं कि साहब कोर्ट बीच में आ जाएगा तो आ जाए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने कार्य रोक देंगे। आपने यह अपनी लाचारी दिखाकर आपने यह किया कि आपके कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया। अभी मैं जब आ रहा था आपके चैनल पे, उस समय मुझे ये समाचार मिला कि केंद्र सरकार ने 77 विधायकों को केंद्र की सुरक्षा, केंद्रीय बलों की सुरक्षा उपलब्ध करा दी। तो जो कार्यकर्ता है उनका क्या होगा? जिस वोटर ने जानते हुए कि किस प्रकार का हिंसा का यहाँ माहौल है, उसको जानते हुए भी आपको वोट दिया, उसका क्या होगा? फिर एक चीज मैंने पूछी, एक बीजेपी के वो हमारे मित्र हैं वहाँ, वो बीजेपी से लड़ रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये तो आपको पता है कि बंगाल में हिंसा होती है। मैं खुद बंगाल में रहा हूँ, मेरा कॉलेज बंगाल में हुआ, कलकत्ते में था मैं 4 साल, और सन 77 से 81 तक था जो चरम था वामपंथ का। उस समय किस प्रकार से हिंसा जो है वो बिल्कुल एक संगठित तरीके से वहाँ पे लाई गई, बढ़ाई गई। ऐसा नहीं कि कांग्रेस उसके पहले नहीं करती थी, उन्होंने नक्सल आंदोलन के समय किस प्रकार किया, वो सब वहाँ हिंसा का पुराना इतिहास है। तो वो सब जानते हुए आपने अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या किया? तो वो तो थोड़ा मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल एक क्षमा याचना के स्वर में कह रहे थे कि हमें इतना अंदाजा नहीं था कि यहाँ तक जाएंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब वहाँ के प्रभारी हैं श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, उनका स्टेटमेंट आया परसों, मैंने देखा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, यदि हो आपके पास तो चला दीजिए उसको। उन्होंने कहा कि तो स्वतंत्रता के आंदोलन में भी लोगों ने बलिदान दिया था, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी लोगों ने बलिदान दिया था, तो इसलिए यदि हमको यहाँ पर इस ममता जी से आज़ादी चाहिए तो बलिदान देना आवश्यक है। अब आप बताइए इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को आपने इस आसुरी सत्ता के पाश में छोड़ दिया मरने के लिए। आपके एमएलएस को तो आपने केंद्रीय बलों की सुरक्षा दे दी और जो शीर्षस्थ हैं उन्होंने आज तक इस हिंसा की निंदा तक नहीं की। कड़ी निंदा तो भूल जाइए, पहले कड़ी निंदा तो हो जाया करती थी, अब तो निंदा तक नहीं हो रही। मतलब आप एक चोर तबरेज जैसा मरता है, उसके ऊपर यदि हिंसा होती है, जब आप जानते हैं कि गांवों में अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो क्या होता है, वो एक बिल्कुल एक प्राकृतिक सी प्रतिक्रिया जैसी होती है। उस पे आपने जो मॉब था उसको आपने एक लिंच मॉब ठहरा दिया। अखलाक में आपने गौरक्षकों को गुंडा बता दिया, अखलाक के लिए बहुत आपने। रोहित वेमुला में आप फूट फूट कर रोए पटना यूनिवर्सिटी। लेकिन उन माताओं बहनों का बलात्कार हो रहा है, उनकी चीख आप तक नहीं पहुंची। आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं सिर्फ इस अपराध में क्योंकि उन्होंने आपके आह्वान पर आपको
वोट दिलवाए और स्वयं वोट दिए, इस अपराध में उनको मार के लटकाया जा रहा है। इसके लिए आपका बोलना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि उससे स्टेट्समैन वाली छवि संभवतः उसमें कुछ दाग आ जाएगा। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी राजनीति है? मेरी तो समझ में नहीं आती। बंगाल में वायलेंस जो है उसका इतिहास कोई मतलब बहुत नया नहीं है। जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी जब ईस्ट और वेस्ट था, तब भी जो अभी पाकिस्तान है वहां पे 1940s से पहले जो है दंगों का कोई इतिहास नहीं है। उधर लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीजें नहीं होती थी। लेकिन वही अभी का जो बंगाल है और पहले का जो बंगाल था, जिसमें बिहार और ये यूपी के कुछ हिस्से मतलब ये सब जो आते थे, वहां पे और बांग्लादेश जो है उसमें वायलेंस का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे की भी आपने बात की ही है। तो क्या हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा कि कहाँ पे वायलेंस का ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो जीन्स के लेवल तक उतर चुका है। इसीलिए तो सत्ताएं बदलती जाती हैं, लेकिन वायलेंस का कोई एंड दिखता नहीं है। हर एक आने वाली सत्ता जो है पिछली सत्ता को जो है ऑलमोस्ट जो है टॉपल करने की कोशिश करती दिखती है। और ये किसकी गलती है कि हमने ये पूरा इतिहास डेटा है हमारे पास पैटर्न स्टडी है, केस स्टडीज है, कैसे क्या क्या हुआ। और हम आपने जैसे कहा कि हमने डायरेक्ट एक्शन डे 2.0 जो है हम देख रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है कि हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं कुछ उससे, और उसको स्टेम आउट करने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको रोकने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसका अध्ययन नहीं है, लेकिन एक वैचारिक स्तर पर एक नकारने की प्रक्रिया है। और वह यह भी स्पष्ट है, क्योंकि यदि मैं अपनी पुस्तक से उदाहरण दूं, ये मेरी पुस्तक के पृष्ठ 14 पर मैंने कोट किया है। और आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक जो कोट की गई है वो सीताराम गोयल जी ने की है। सीताराम गोयल जी का यह शताब्दी वर्ष है, और सीताराम गोयल जी मुझे ऐसा लगता है कि भारत के महानतम चिंतकों में से रहे हैं, लेकिन संघ परिवार को पसंद नहीं है वो किसी कारणवश। तो उन्होंने संघ के ही एक चिंतक, महान चिंतक कहूँगा मैं, शेषाद्री जी, एच.बी. शेषाद्री जी, जो कि संघ के सरकार्यवाह रहे लंबे समय तक, लगभग मुझे ख्याल विचार से करीब 10 वर्ष तक रहे होंगे वो सरकारवाह। तो उनकी पुस्तक है सीताराम गोयल जी की, मुस्लिम सेपरेटिज्म कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें उन्होंने शेषाद्री जी की पुस्तक है दी ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, उसको कोट किया। और मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजी की और हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस की, इन सबकी जो भी उत्तम से उत्तम विधाएं, उनका एक निचोड़ है। और वो ये कहते हैं कि 2 तरह के व्यवहार देखे गए स्वतंत्रता के पूर्व, और वो एक था मुस्लिम व्यवहार और दूसरा था राष्ट्रीय व्यवहार। तो अब मैं इसको अंग्रेजी में ही पढ़ दूंगा और फिर उसका अनुवाद करने का प्रयास करूंगा कि द मुस्लिम बिहेवियर पैटर्न। उन्होंने कहा कि इन दोनों के मिश्रण से विभाजन हुआ। वो ये नहीं कह रहे कि केवल मुसलमानों की वजह से या मुस्लिम व्यवहार की वजह से पार्टीशन हुआ। वो कह रहे हैं मुस्लिम व्यवहार और राष्ट्रीय व्यवहार, इन दोनों का एक प्रकार से आपस में मेल जोल हुआ, और उस मेल जोल का परिणाम पार्टीशन हुआ। और वो क्या था? तो कहते हैं द मुस्लिम बिहेवियर पैटर्न वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर 1 एक्रिमनी, मतलब क्लेश,
क्लेश करो, फिर एक्यूजेशंस, एक्यूजेशंस मतलब आरोप, एक्रिमनी, एक्यूजेशंस, फिर कंप्लेंट्स, शिकायतें, फिर डिमांड्स, मांगे, तरह तरह की बेहूदी मांगे। जैसे पाकिस्तान की मांग भी जब उन्होंने की थी तो एक बेहूदी मांग के रूप में की थी, उनको स्वयं भी विश्वास नहीं था कि कभी हो जाएगा, एक बेहूदी मांग थी, क्योंकि ये एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न था कि अगर आपको एक चीज चाहिए तो 10 मांगो। तो संभावना यह है कि एक की जगह 2 या 3 या 5 तक मिल सकती, लेकिन मांगो 10। इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान मांगा। तो पहले क्लेश, फिर आरोप, फिर शिकायतें, फिर मांग, फिर डिनंसिएशन, भर्त्सना, निंदा, और उसके बाद स्ट्रीट राइट्स, सड़कों पर दंगे। ये पूरी की पूरी रणनीति का एक भाग है। उस स्ट्रेटजी में एक टैक्टिक है जो फाइनल टैक्टिक आती है इसके अंदर। और आप ये देख लीजिए कि आज भी वही चल रहा है, आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जहां भी दबाव बनाती है मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत, यही पैटर्न चलता है, आज भी चलता है। बंगाल में भी वही आप देख रहे हैं। एक आश्चर्य की बात यह है कि जो राष्ट्रीय व्यवहार था उस समय, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। और वो राष्ट्रीय व्यवहार क्या था वो भी उन्होंने बताया। वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय, द नेशनल बिहेवियर पैटर्न ऑन द अदर हैंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्विसेंस, एसेंट, एक्विसेंस मतलब सहमति, असेंट मतलब स्वीकृति, फिर कैजुअलरी, फिर लिपापोती, पटाना, हम पटा रहे हैं आप क्या, फिर कंसेशंस, उसके बाद फिर कंसीड कर देना अपना पॉइंट का, ठीक है आपको हम, जैसे आजकल देते हैं ना कि साहब माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दे देते हैं हम आपको और विशेष सुविधाएं दे देते हैं, तो ये सब कंसेशंस। उसके बाद कॉवर्डिस मतलब कायरता, और सेल्फ रिप्रोच मतलब स्वयं को अपने आप को गलत ठहराना, सेल्फ रिप्रोच, और लास्ट अंतिम सरेंडर, आत्मसमर्पण। तो अजीत जी मुझे ये बताइए कि इस राष्ट्रीय व्यवहार में तो हम परिवर्तन की अपेक्षा यदि रखें, और विशेषकर भाजपा सरकार से, तो क्या हमारी अपेक्षा कोई अनुचित होगी या कोई हम बहुत अन्यथा अपेक्षा रखेंगे? या आपके स्वयं के एक बड़े चिंतक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के बड़े विचारक वो ये कह रहे हैं, लेकिन आप इसमें राष्ट्रीय व्यवहार में कोई परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते, आप वही कर रहे हैं। मैं देखा, शाहीन बाग देख लिया, आप एक फर्जी किसानों का आंदोलन देख लिया, पंजाब में एमएलए को नंगा नचा दिया वो भी देख लिया, सीआरपीएफ के ऊपर अभी अटैक हो गया वो भी देख लिया, अब हम बंगाल में देख रहे हैं। आपको क्या ये व्यवहार स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा? इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है। आपने शाहीन बाग के बारे में बात की, हम सब जानते हैं कि, और हमें जो ये जनवाया गया है वो भी सरकार के ही नेताओं द्वारा जनवाया गया है कि पीएफआई जो है उसके 750 कैडर जो है वो फर्जी आई कार्ड बना के जामिया मिलिया इस्लामिया में छुपे हुए थे शाहीन बाग से पहले, और 150 हार्ड कोड जो है वहां पे छुपे हुए थे, और उन्होंने 100 करोड़ रुपया खर्च किया था। शाहीन बाग में मुख्यालय था। बात यह है कि जब हम सब जानते हैं, ये आउट इन द ओपन है कि सिमी का खाली नाम बदल के पीएफआई हो गया। सिमी प्रतिबंधित था, पीएफआई के बारे में तुम्हारे ही नेता बोलते हैं कि हाँ हाँ ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहा है, ये दंगे करवा रहे हैं, ये पैसे दे के फिनांस कर रहे हैं राइट्स करवाने वाले को। ये सारी चीजें जब यही लोग कर रहे हैं तो फिर सरकार पीएफआई को क्यों नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है, या ऐसे जितने भी संगठन है। ये तो वही बात हो गई जो पाकिस्तान में हो रहा है। हम लोग तो रोते रहते हैं कि देखो हिजबुल का नाम बदल के बुल हिज कर दिया, या जो भी उस तरह का वहां पे मतलब
जितने भी उस तरह के टेररिस्ट संगठन है, और वो जो आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, और हम लोग काफी गुस्सा है इससे। तुम्हारे देश में भी तो वही हो रहा है। तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? ये क्यों नहीं होता? और ये एटीट्यूड क्या है मतलब सरकार की तरफ से, कि तुम जानते भी हो, तुम मानते भी हो, लेकिन तुम जो स्टैंपिंग नहीं कर सकते? क्या ये सबका विश्वास वाली बात कहीं ना कहीं आड़े आती है, जो कि बंगाल में हमें दिखा कि ये लोग सीए और एनआरसी पे चर्चा ही नहीं कर रहे थे। इन्हें लगा कि नहीं, वो 3-4 वोटर जो हमें 2024 में शायद वोट देंगे मुसलमान, बेचारे वो नाराज हो जाएंगे। देखिए, ये जो है ना, ये कुछ कुछ तो दिवालियापन है, और उसमें मैं एक थोड़ा सा इसको ले जाऊं अगर वैचारिक धरातल पे, तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे विचार के धरातल में ही कुछ समस्या आई है। आप ये देखिए, कश्मीर की आप बात देखिए, चाहे आप 1989-90 की पूरा 80 और 90 का दशक जो था उसको देख ले, चाहे आप आज का बंगाल देख लें, नेतृत्व की समझ में ये क्यों नहीं आता कि बंगाल की जो परिस्थिति है वो भी एक संघर्ष भूमि जैसी ही है, और किसी भी संघर्ष भूमि में आप जनता का विश्वास भले जीत लें, लेकिन आप जनता का मत तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि जनता में यह पूर्ण विश्वास ना हो जाए कि आप उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए तत्पर हैं। हमने सबने बंगाल का विश्लेषण किया, जो हमको सारे के सारे ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर जो कुछ दिख रहा था उसके अनुसार भाजपा को बहुत आसानी से यह रण जीत लेना चाहिए था। लेकिन हम ये भूल गए कि यह संघर्ष का धरातल है, और उस संघर्ष के धरातल में जब तक आप मतदाता को ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नहीं जता देते, बातों से नहीं, आपकी क्रियाकलाप से, जब तक उसको ये विश्वास नहीं हो जाता कि आप उसके साथ खड़े रहेंगे, आप उसकी सुरक्षा में तत्पर रहेंगे, यदि मान लीजिए आप हार भी गए तो उसको कोई आंच नहीं आएगी, जब तक आप उसको यह विश्वास नहीं दिला देते उसका मत आपको नहीं मिलेगा। अभी परसों शनिवार को डॉक्टर अजय चुंगू जी मेरे साथ थे, वो पनून कश्मीर के अध्यक्ष। उन्होंने एक बहुत सुंदर एक किस्सा सुनाया, वो मैं आपके दर्शकों से साझा करना चाहूँगा, क्योंकि बंगाल में वही हुआ। वो कहते हैं कि एक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे ख्याल से हब्बा कदल है कश्मीर में, जहाँ 26,000 हिंदू थे, वहाँ 35,000 40,000 इतनी की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, 26,000 हिंदू पंडित। और टीकालाल टपलू जी वहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता थे, और कश्मीरी पंडितों में उनकी लोकप्रियता ये समझ लीजिए कि उसका कोई किसी प्रकार की तुलना नहीं करती, अतुलनीय थी वो जो उनकी लोकप्रियता थी। लेकिन फिर भी अजय जी ने कहा मुझको कि उस 26,000 की वोटिंग में से टीकाराम जी को कभी भी 2,000 से अधिक वोट नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो एक संघर्ष का धरातल था। वहां का जो मतदाता था उसको जो वहां की असलियत थी, जो वहां का यथार्थ था, उसको अनुमान था, और उसको पता था कि ये टीकाराम टपलू जी के पास ही हम जाएंगे काम कराने, साहब हमारे काम यही कराएंगे। लेकिन यदि हमने इनको वोट देके जिता दिया तो हमारा जीवन, हमारी
प्रॉपर्टी और बाकी और जो कुछ है वो संकट में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने टीकाराम टपलू जी को पूरी लोकप्रियता दी, वोट कभी नहीं दिया। आज जो हमारे वीर बैठे हुए हैं दिल्ली में, और विशेषकर से हमारे तथाकथित, जिसको दक्षिणपंथी कहते हैं, हालांकि मैं मानता नहीं कि दक्षिणपंथ वामपंथ कुछ होता है, लेकिन तथाकथित जो दक्षिणपंथी हैं, जो कह रहे हैं हिंदुओं ने धोखा दिया, हिंदुओं ने धोखा दिया, हिंदुओं ने धोखा दिया, भाइयों ये जो थे ये यही डिजर्व करते थे। आपने उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी। वहाँ एक संघर्ष का धरातल है, और उस संघर्ष के धरातल पर जब तक अपनी जान माल की रक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिलेगी, आप कभी नहीं जीत सकते। मेरी भविष्यवाणी है कि 2024 में यदि आपने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया तो आप दार्जिलिंग के अलावा, भाजपा को कह रहा हूँ, दार्जिलिंग के अतिरिक्त आप एक भी सीट नहीं जीतेंगे बंगाल में। भारत को एक उदारवादी प्रजातंत्र या लिबरल डेमोक्रेसी जो है कहा जाता है, और संविधान सम्मत बात है, सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। इट्स सो फैसिनेटिंग, और कान में बढ़िया लगता है ये शब्द जो दिए जाते हैं हमें। लेकिन इस लिबरल डेमोक्रेसी ने हमें दिया क्या है? इट हैज बीन अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जिहादी, इस्लामिक रेडिकल्स, या इस्लामिक तो हटा ही देंगे, या इस्लामिस्ट बोल दें या रेडिकल्स बोलें, इट इज इंटरचेंजेबली यूज, इट कैन बी। और फिर वामपंथी जो ब्रेकिंग इंडिया वाले फोर्सेज हैं, उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन के रह गया। और इन्हीं दो शब्दों ने हमें, या शायद हमारी लीडरशिप को बांधा हुआ है, या ये लीडरशिप को लगता है कि संविधान के कुछ शब्द, जो कि संविधान को संशोधन किया जा सकता है, यहाँ पे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक एक एक बार में लिखे गए हैं, उन दो शब्द की अहमियत उन लाखों हिंदुओं की लाशों से शायद ज्यादा है। तो इसको आप मतलब ये एक मतलब गजब सी सिचुएशन नहीं है? लिबरल डेमोक्रेसी और मर्सिलेस ब्रूटल किलिंग्स जो हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं जैसे एक तानाशाही में होती है। और वो भी फिर फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जहाँ एक प्रधानमंत्री की क्षमता जो है मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा होती है। और पास्ट में हमने देखा है 50-50 बार तो एक एक मुख्यमंत्री ने विधानसभाएं भंग की हैं या फिर सस्पेंड किया है, और राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया इन सब चीजों का। तो अभी की जो लीडरशिप है, क्या वो लिबरल डेमोक्रेसी के परिधान के उस कवच के पीछे छुप रही है, या हमारे राष्ट्र का नेचर ऐसा हो गया है कि हम जो है पुश नहीं करना चाहते हैं चीजों को? हम सो कॉल्ड मतलब एक डरी हुई जो एक डरा हुआ जो समुदाय है, उसको हम कोई सिग्नल नहीं देना चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा डर जाएगा, और बहुत ज्यादा डर जाएगा तो पता नहीं, डरते डरते मतलब कम डरा हुआ है तो इतना बवाल काट रहा है, ज्यादा डर गया तो पता नहीं किस प्रोपोर्शन में बवाल काटेगा। तो क्या संविधान के दो शब्दों की, या संविधान को ही अगर समेट दिया जाए कि भारत को लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है, इन दो शब्दों की अहमियत लाखों सिविलियंस की और हिंदू सिविलियंस की, हिंदुओं के दुकानों के, प्रतिष्ठानों के, उनके घरों के, उनके गांवों से, उससे ज्यादा है क्या उसकी अहमियत? ये जो एक लाचारी का लबादा ओढ़ के वर्तमान सरकार जो चल रही है, विशेषकर जो आंतरिक मामले हैं उसमें, उसको मुझे लगता है कि उस पूरी विचारधारा क्या चल रही है उसकी भी चीर-फाड़ करने की आवश्यकता है। और पता नहीं क्यों इनको लग रहा है कि जो हम लोग इसको लगातार इसके ऊपर विवाद उठाते रहे और ये कहते रहे कि भाई ये देश 1947 में नहीं बना। इस देश के राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी नहीं हो सकते। पहली बात तो राष्ट्रपिता की अवधारणा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पिता के साथ माता भी उतनी महत्वपूर्ण है। ये पिता का जो सारा जो पिता की अवधारणा है वो मसीही धर्मों की अवधारणा है। और यदि आप किसी महापुरुष की बात करेंगे भी तो आपके पास राम है, आपके पास कृष्ण है, उनसे भी बड़े महापुरुष क्या आप महात्मा गांधी को मानेंगे? एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये राष्ट्र अर्वाचीन है, अत्यंत प्राचीन है, और दूसरी तरफ आप ऐसा मान के चलते हैं कि साहब कि जो कुछ है वो इससे संविधान के, लेकिन तो मैं कहता हूं कि भाई इस संविधान में जो शक्तियां दी हैं उनका तो प्रयोग कर लें। आप काटे मत, फुफकार तो लें। आप राष्ट्रपति शासन न लगाएं, निर्देश तो दे लें। निर्देश देने में भी समस्या है। और मुझे ये लगता है कि एक बड़ी ही एक जिसको कहते हैं दीनहीन प्रकार की एक विचारधारा आ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि यहाँ जन्म लेने वाले सभी हिंदू हैं, केवल उनकी उपासना पद्धति अलग है। तब फिर आप सरकारवाह महोदय जो हैं ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बंगाल में? अभी कहा परसों पब्लिकली आके कहा, क्योंकि यदि सभी हिंदू हैं तो हिंसा तो हिंदू ही हिंदू के विरुद्ध कर रहा है, मुसलमान थोड़े ही हिंदू के विरुद्ध कर रहा है। अब आप इस विचारधारा के इस भ्रम को देखें पहले, उससे आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं ना, आप ऊपर देख रहे हैं मति भ्रम क्यों है, उस मति भ्रम के मूल में इस विचारधारा का भ्रम है, जिसमें अब हेडगेवार जी और गुरु गोलवलकर जी या उसके पहले महापुरुषों ने क्या कहा वो अब महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अब ये ऐसा वक्तव्य है, महान व्यक्ति सरसंघ चालक, अब कुछ अन्यथा कह भी नहीं सकते। लेकिन ये किस प्रकार की अवधारणाओं में, किस प्रकार के मतिभ्रम में, किस प्रकार के डिल्यूजन्स में हमारे शीर्ष नेतृत्व जी रहा है, और हम उसी की निरंतरता देख रहे हैं सारी नीतियों में। और लगातार वो जाता है ना मास्टर स्ट्रोक। देखिए हमने शाहीन बाग में कुछ नहीं किया, ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है, हमने इनको एक्सपोज कर दिया। अच्छा भाई चलो, एक बार तो हमने मान लिया कि भाई आपकी रणनीति है। फिर जब लाल किले में आपने कुछ नहीं किया तो फिर मेरा भी धैर्य जवाब दे दिया थोड़ा सा, और मैं कुछ बोला एक दिन, लेकिन फिर कुछ वो अंतरराष्ट्रीय बातें आई, टूल किट निकल के आ गई कुछ कि अच्छा ये भी मास्टर स्ट्रोक था, टूल किट निकालने का मास्टर स्ट्रोक था। चलो टूल किट निकल गई, फिर हम प्रतीक्षा करते रहे कि अब तो टूल किट भी बाहर आ गई, एक्सपोजर भी हो गया, अब कुछ होगा? कुछ नहीं। 4-5 महीने हो गए, अब तो वहां पर बलात्कार भी हो रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, नशे पते का कारोबार भी सब चल रहा है। मतलब पूरा का पूरा दिल्ली का क्राइम जो है अब सब वहीं से संचालित हो रहा है, 3 बॉर्डर से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। फिर पता चला कि एक एमएलए को नंगा कर दिया गया, तो उस पर एक आवाज नहीं आई। मतलब जो शबाना आजमी की टांग में चोट लग जाए और उसके ऊपर आपकी संवेदना चली जाती है, आपके एमएलए को नंगा कर दिया गया, कुछ तो बोलो महाराज। फिर बंगाल में जो हो रहा है, तो मुझे चिल्लाते हुए 7 दिन हो गए। तो भाई एक शब्द तो आ जाए। नड्डा जी ने लिखा कि इन लिबरल्स के और ये जितने पत्रकार हैं इनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। तो मैंने उसको कोट करके ट्वीट किया, मैंने कहा सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा, अभी लिबरल हो गए। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे और जे आचरहि ते नर न घनेरे, तो तुलसीदास जी कह गए हैं बहुत पहले,
और तुलसीदास जी कह गए हैं, मैं इनको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अंततः यह देश, हालांकि सबा नकवी जी कहती है कि देश राम ओम और गाय से नहीं चलेगा, लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि यह देश राम और कृष्ण की नीति पर चलेगा, तभी बच पाएगा। और भगवान राम ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, तो बोले राम सकोप तब, कि भय बिन होय न प्रीति, कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, और ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, और क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा, काटे पै कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, तो विनय न मान कगेस सुन, डांटे हो पै नव नीच। तो पहले दुष्ट और नीच को यदि आप समझ जाएं कि ये दुष्टता है, ये नीचता है जब हो रही है, तो डांटना तो कम से कम पड़ेगा। आपने डांटा तब न सागर आया, हाथ जोड़ के। आप करें हम डांटेंगे भी नहीं, हम तो करें मारो मत भाई, डांट तो लो पहले डांट के देख लो, हो सकता है काम चल जाए। करें डांटेंगे भी नहीं। अब बताइए क्या किया जाए। अभी अमित मालवीय जी का एक ट्वीट आया था कि पिछले 12 या पता नहीं उन्होंने 22 साल की बात की थी कि जब भी मोदी जी चुप रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अब वो बड़ा क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। मतलब मालवीय जी का तात्पर्य, मतलब इस बार क्या बड़ा पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा कि चीन को भारत में मिला लिया जाएगा, क्योंकि और तो कुछ मतलब बंगाल के संदर्भ में ऐसा क्या वो बड़ा कर रहे हैं। या तो सीआरपीएफ सीआईएसएफ सबकी बटालियंस एक जगह इकट्ठा करके और फिर पैराट्रूपिंग करवाएंगे, हर एक के घर में डाल दिया जाए, यही होना है बड़ा। और कुछ बड़ा होते तो दिख नहीं रहा है। उरी और पठानकोट वाले में ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक में महीने 1.5 महीने आपको यूनिट को बुलाने ट्रेनिंग और ये सब में लगता है, तो उसमें तो पता है कि आप शुरू में कड़ी निंदा करोगे, बाद में जाके आप ठोकोगे। उसके लिए हम सब ने आपकी पीठ थपथपाई है। लोग कहते हैं ना कि मोदी क्यों क्रेडिट ले रहा है, ठीक है मोदी ने डिसाइसिव एक्शन लिया तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन जहां मोदी जी चुप हैं तो वहां वो क्रेडिट कहाँ जाएगा, वो डेबिट हो जाता है, मतलब बाकी भारतीयों के खाते में वो उसका क्रेडिट जो है नहीं लेते हैं सर। वो तो देखिए सीधी सी बात है कि यदि आप जय जयकार के अधिकारी हैं तो धिक्कार के भी आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जय जयकार होगी और आपको धिक्कार नहीं दिया जाए। मैंने तो नारद जी ने तो श्राप तक दे दिया था, भृगु महाराज ने तो लात तक मार दी थी, लेकिन उनका बड़प्पन था कि उन्होंने श्राप को भी शिरोधार्य किया, और उस लात का जो चिन्ह है वो तो आज तक लेके घूम रहे हैं विष्णु भगवान। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं ये आप जो है क्या, अब आप राष्ट्र के क्या बोलते हैं उसको, हितैषी नहीं रहे। वही मैं बोल रहा था कि हम राष्ट्र के हितैषी हैं, हो सकता है राज्य के हितैषी ना हो, क्योंकि इस समय हमें शिकायत यह है, हमारी ग्राउज ये है, हमारी कंप्लेंट ये है कि राज्य जो है वो राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा हुआ है। और यदि हमें राज्य और राष्ट्र में से चुनना होगा तो हम राष्ट्र को चुनेंगे, राज्य को नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सर अंतिम प्रश्न, और वो बंगाल के भविष्य या फिर भारत के भविष्य से जैसे आप जोड़ के इसे बताना चाहें कि क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम गेन हो रहा है, और एक स्टेट पे नहीं हो रहा है, अलग अलग जगहों पे। कल मैं आरती टिकू जी से भी बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि क्या ये कश्मीर के पैरेलल्स हम देख सकते हैं क्या कश्मीर में। ठीक है कि 89 तक पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें हुई थी, तब जाके 89 में मास मर्डर्स और एथनिक क्लिंजिंग होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, या फिर वही है कि माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि अभी हमारी सत्ता आई, अब तुमको हम कल को नौकरी नहीं देंगे। कश्मीर में तो यही हो रहा था कि बौद्धों को या हिंदुओं को कश्मीर में तो नौकरी नहीं मिल रही थी। वहां पे 35A के कारण जो है यहाँ से जो वाल्मीकि सिख समुदाय के लोग जाके बसाए गए थे, उनको नौकरी तो छोड़िए, वो हॉरिजॉन्टली
बढ़ नहीं सकते थे, वो एक के ऊपर एक ही बिल्डिंग भी बना के रह रहे थे। उनका काम भी यही था कि तुम्हारे बाप दादा शिट क्लीन करने आए थे हमारे, तो तुम भी वही करोगे, उसके अलावा ना स्कूलिंग, कुछ सरकारी फैसिलिटीज नहीं। और ये मैसेकर्स जो चल रहे हैं और इस तरह का जो इंटिमिडेशन का टैक्टिक और गांव को जला देना चल रहा है, क्या आपको दोनों में पैरेलल्स दिखते हैं वास्तव में? और क्या आपको लगता है कि ये छिटपुट छोटे छोटे जगहों पे पॉकेट्स में होते होते अब राज्य के स्तर पे पहुंचा है, और अगर कुछ नहीं किया गया तो इट विल रिजल्ट इनटू डेमोग्राफिक चेंज? तो हो गया वहां, 30% से ज्यादा हो गए हैं, और उसके बाद हमें पता है कि 30% ज्यादा होता है तो कितना मुश्किल होता है उसको कंटेन करना, सत्ता में आने से रोक पाना, क्योंकि हर आदमी सत्ता में किसी न किसी तरह से आना ही चाहता है। आपको फ्यूचर क्या लगता है? ये मेरा अंतिम सवाल है। देखिए, भविष्य जो है वो आप क्या कदम उठाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आसाम को देखता हूँ तो जो आसाम की स्थिति थी वो बंगाल से भी विकट थी, लेकिन वहाँ पर मैं कहता हूँ, उसके लिए मैं राहुल गांधी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उनके पास एक प्रखर राष्ट्रवादी था जिसका यदि वो उपयोग करते तो हो सकता है भारत पर शासन करते। उसका नाम हेमंत बिश्व शर्मा है। उस प्रखर राष्ट्रवादी को उन्होंने अपमानित करके पार्टी से बाहर जाने पर विवश कर दिया, और वो पार्टी से बाहर जाकर उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जैसी इनकी परिस्थिति थी, इनकी भी कुछ व्यवस्थाएं थी, उसके कारण उसको एक महत्वपूर्ण स्थान मिला, और उस महत्वपूर्ण स्थान का उपयोग करते हुए उसने भारतीय राष्ट्रवाद को पूरी तरह से असम में स्थापित कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई असंभव कार्य है, लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हेमंत बिश्व शर्मा वह व्यक्ति है, वह व्यक्तित्व है जो खुले मंच पे ये कह सकता है कि मुझे 34% के वोट नहीं चाहिए। वो व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैं सरकारी खजाने से मजहबी शिक्षा नहीं दूंगा। वह व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैं असमिया संस्कृति की कीमत पर मियाँ भाई को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उसी को आपने आज मुख्यमंत्री बनाया, कल आज शपथ ली अगले ने, तो मुझे लगता है कि उसी से पूछ लें। और ये जो ढकोसले चल रहे हैं और ये जो वैचारिक मतिभ्रम जो दिख रहा है, इसके बारे में विचार विमर्श करें। मैं तो, क्योंकि लोग तो उसको मानते हैं कि साहब कि आप राइट विंगर हैं, मैं तो राइट विंगर अपने को मानता नहीं, मैं तो इंडिक विंगर मानता हूँ, सही पूछे तो। जैसे मैंने कहा, राष्ट्र है मेरे लिए, राज्य नहीं। महाभारत का मैंने अच्छा अध्ययन किया है, और महाभारत के लिए लोग अलग अलग पात्रों का उत्तरदायित्व डालते हैं, लेकिन मुझे सबसे अधिक उत्तरदायी जो मैं मानता हूँ महाभारत के लिए, वो मैं पितामह भीष्म को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने राज्य को राष्ट्र के ऊपर रखा। यदि वो राज्य को राष्ट्र के ऊपर न रखते, हस्तिनापुर के सिंहासन को सबसे ऊपर न रखते और अपनी प्रतिबद्धता हस्तिनापुर के सिंहासन के बजाय वो एक वृहत राष्ट्र को रखते, जो भगवान कृष्ण की चेतना थी, वो रखते, तो महाभारत नहीं होता। क्योंकि किसी का साहस नहीं था जो पितामह के विरुद्ध जा सके वहां। लेकिन वो कतिपय मौकों पर चुप रहे। जो निर्णायक मौके थे उन पर महात्मा भीष्म चुप रहे, और उन चुप्पियों के कारण महाभारत हुआ। ये तो सौभाग्य था पांडवों का कि उनके पास कृष्ण जैसा नेतृत्व था, तो वो निकल गए, वरना उनके पास भी लचर नेतृत्व होता तो वो हारते और दुर्योधन की जीत होती।
वो दुर्योधन तो बिल्कुल स्पष्ट था, उसका कहना था तुम कुछ भी करो, मुझे तो लड़ना है तुमसे। ये जिहादी क्या करेंगे, तुम कुछ भी करो, हमें तो लड़ना है तुमसे। यही अभी किसी एपिसोड में बात हो रही थी, तो मैंने प्रश्न पूछा था किसी से, भाई कि ये युधिष्ठिर नीति है, ये भारत जो है ये युधिष्ठिर नीति से चलेगा या कृष्ण नीति से चलेगा? अगर यह समझ में आ जाए नेतृत्व के कि ये देश जो है और जो देश के समक्ष चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में देश कृष्ण नीति से चलेगा, युधिष्ठिर नीति से नहीं चलेगा। गांधी आज के युग में अप्रासंगिक हैं। आप ये कह सकते हैं साध्वी प्रज्ञा को कि आपने बड़ा अपमान किया, मैं आपको कभी हृदय से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को यदि गांधी के रास्ते पे ले जाना है तो फिर आप देश को एक और विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और ये नेतृत्व को स्पष्ट हो या ना हो, लेकिन जो अनुगामी हैं उनको तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि हे भाजपा के नेतृत्व वीरों, आप ना हमसे पूछो, ना एक्स से पूछो, ना वाई से पूछो, जिसको आपने कल मुख्यमंत्री बनाया है उसको पूछो कि उसने असम को कैसे बचाया। और यदि उसकी बातों पे यदि आप उनका अनुगमन कर सकते हैं तो बंगाल भी बच जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि भाई आपकी पार्टी का सदस्य है, आपकी पार्टी का बाहर से आया हुआ है, उसको भी ये देखा गया है विशेष रूप से कि भाजपा बाहर वालों को इतना महत्व नहीं देती, लेकिन आपने दिया है तो कुछ तो उसमें कुछ विशेष होगा। उस विशेष का आप उपयोग करें ना, उसी को रणनीतिकार बना दे बंगाल के लिए। ये ढुलमुल रवैया तो ना चलेगा कि साहब उपासना पद्धति अलग है, बाकी हैं तो सब हिंदू ही, तो फिर तो हिंदू ही हिंदू को मार रहे, चिंता क्या है? फिर क्यों कह रहे हो कि साहब कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है? क्योंकि जो मार रहे हैं वो भी हिंदू हैं आपकी परिभाषा के अनुसार। तो ठीक है संजय जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतने अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा की, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को काफी आज एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी मिला होगा, और अभी का पॉलिटिकल और सोशल कंटेक्स्ट जो है उससे काफी उनको सुविधा होगी इस पूरे इशू को समझने में। और खास करके जो धाराओं की आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की आपने बात की है, उन सब मुद्दों को लेके, क्योंकि काफी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और आपने काफी सरल शब्दों में हमें बताया। आशा है कि आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहेगी और हम अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, धन्यवाद।